इनके इनिशियल डेज में इनको जो मशहूर डायरेक्टर है विमल रॉय, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब ये इनका इंटरव्यू देखा ना मैंने एक, तो उसमें ये विमल रॉय का जब जिक्र कर रहे थे ना, तो ये रोने लग गए थे सच में, कि उन्होंने एक बाप की तरह सपोर्ट किया है इनका वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। किसी रीजन की वजह से वापस कार मैकेनिक का काम करने के लिए जाने वाले थे, पर विमल रॉय ने इनको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई तू कुछ भी कर, तू वहाँ नहीं जाएगा, वो कार मैकेनिक का काम तू नहीं करेगा। गूगल से लेके यूट्यूब सब दूर छान मारा कि भाई गुलजार साहब की कहानी क्या है आखिर। इस वीडियो की जब स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे सच में यार। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए ना, या फिर जो अभी जिंदा है, पता है हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? उनकी सक्सेस, उनकी लाइमलाइट, उन्होंने क्या अचीव कर लिया, उनको क्या अवार्ड्स मिले हैं। पर पता है हमें उनकी जो बैक स्टोरी होती है ना, वो सक्सेस मिलने में, वो लाइमलाइट मिलने में क्या क्या हुआ है उनके साथ, उनकी लाइफ में क्या क्या एक घटनाएं घटी है, किस किस प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया है, वो हमें पता ही नहीं होता है। कि कैसे 1934 में पंजाब के दीना गांव में संपूर्ण सिंह कालरा का जन्म होता है, जो गांव अभी पाकिस्तान में है। वहाँ से पार्टीशन होता है, भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो इंडिया आ जाते हैं, उनका पूरा परिवार बिखर जाता है, वो दिल्ली रहते हैं। वहाँ पर कैसे कैसे उन्होंने रातें बिताई और कैसे कैसे उनकी लाइफ निकली। उसके बाद में वो काम करने के लिए मुंबई आते हैं, वहाँ पर मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, फिल्मों के लिए गीत लिखने लगते हैं, और वहाँ से सिनेमा जगत के सबसे बड़े शायर और गीतकार बनते हैं। आइए बात करते हैं, और बात क्या करते हैं, पूरी कहानी जानते हैं गुलजार साहब की। मैं सच में चौकन्ना हो गया जब उनका नाम मैंने सर्च किया गूगल पर, गुलजार में, कि यार इनके बारे में पूरा निकालते हैं, इनकी कहानी है क्या वास्तव में। कितनी बार सुना है गुलजार गुलजार गुलजार, यूट्यूब पर जिधर देखो उधर उसकी ये गाना गुलजार ने लिखा है, इस फिल्म का निर्देशन गुलजार ने किया है, ये शायरी गुलजार ने लिखी है। और पता नहीं व्हाट्सअप स्टेटस और इंस्टाग्राम पर आधे टाइम तो मैं गुलजार ही देखता रहता हूँ। गूगल से लेकर यूट्यूब सब दूर छान मारा कि भाई गुलजार साहब की कहानी क्या है, आखिर कहाँ पैदा हुए थे। और कहानी बड़ी विचित्र मिली। फिर हमें क्या मिला, भाई जो आदमी पंजाब में पैदा हुआ उसने पंजाबी में तो कम लिखा, उर्दू में ज़्यादा लिखा, और बांग्ला भाषा में भी, मतलब वो आधी टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते थे। तो भाई मैं सोचा कि यार इनको समझ में कैसे आई बांग्ला, ये पैदा पंजाब में हुए हैं, बॉम्बे गए, गीत उर्दू में लिखे हैं। तो कहानी मतलब पूरी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो पूरे 2 दिन लग गए उस कहानी को समझने में हमें। तो आइए शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े शायर की कहानी। तो 1934 में दीना गांव, जो कि पंजाब में है और अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी की एक कपड़ों की दुकान थी, तो वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले जाती है। ये अपने पिताजी के साथ में दिल्ली आ जाते हैं। वहाँ पर इनके पिताजी ने बैग्स और टोपियों की दुकान चालू कर दी। रातें ये गोडाउन में बिताते थे। वहीं पर पास में एक किताबों की दुकान थी, तो ये वहाँ से कुछ किताबें लेके आ जाते, क्योंकि टाइम पास करने के लिए अब अपने जैसे मोबाइल तो था नहीं उस टाइम, तो ये बुक लेके आ जाते और पढ़ा करते। और एक दिन क्या होता है, वहाँ पर इन्हें क्या है कि पंजाबी और हिंदी भाषा की कोई किताब नहीं मिली। तो ये क्या किया इन्होंने कि ये बांग्ला भाषा की किताब लेके आ गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। वो हिंदी में ट्रांसलेट थी, तो वहीं से इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी में इंटरेस्ट जाग गया इनका। और फिर इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ऐसे पढ़ा कि ये पूरे गुम हो गए बांग्ला भाषा में, मतलब ये आधे बंगाली हो गए एक तरीके से। और फिर शादी भी इन्होंने बंगाली महिला से कर ली। तो किताबें पढ़ने का जो इंटरेस्ट है इनको, ये वहीं से दिल्ली से ही जाग गया। मतलब इनके अंदर जो गोडाउन में रात में पढ़ा करते थे वहीं से। इनके एक इंटरव्यू में स्कूल टाइम की एक घटना बताते हैं कि स्कूल टीचर ने इनकी कॉपी को पूरे स्कूल के सामने लाकर बताया क्या बोला, कि मैंने आज तक कभी किसी को अंडा नहीं दिया किसी भी एग्जाम में, पहली बार मैं किसी स्टूडेंट को अंडा दे रहा हूँ। ये अर्धवार्षिक परीक्षा थी, हाफ ईयरली। वो पता है उसके बाद में जो ईयरली एग्जाम हुए ना, उसमें इन्होंने उर्दू में पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए। इसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें अपने बड़े भाई के पास बॉम्बे भेज दिया, जहाँ पर ये कार मैकेनिक का काम करने लगे। मतलब जो टूटी फूटी कारें आती है ना एक्सीडेंट वाली, उनके जो कलर डैमेज हो जाते हैं, तो ये उस कलर को मैच करने का काम करते हैं, कि उसके जो शेड्स होते हैं ना उनको इक्वल, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि ये गाड़ी ठुकी थी या नहीं ठुकी थी, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा पेंटिंग जैसा काम करते थे। ये बॉम्बे में जहाँ रहते थे ना, तो इनका जो रूम पार्टनर था वो शैलेंद्र का असिस्टेंट था। शैलेंद्र कौन? मशहूर गीतकार भारतीय सिनेमा के। तो ये शैलेंद्र के पास लेके गया इनको कि भैया ये लिखता पढ़ता अच्छा है। मतलब कुल मिला के ये वहाँ भी जो इनका गैरेज था
जहाँ पर ये काम करते थे, वहाँ पर भी उस काम के बाद में जितना भी टाइम मिलता ये पूरा का पूरा उस टाइम को पढ़ने लिखने में लगा देते, किताबें पढ़ने में लगा देते, बांग्ला की, पंजाब की, उर्दू की, हर जगह की जहाँ की भी किताबें मिल जाए ये उनको चाट जाते पूरा। कम पैसे मिलने के बावजूद ये उस काम में लगे हुए थे क्योंकि वहां से टाइम मिल जाता था इनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो शैलेंद्र की वजह से इनको हिंदी सिनेमा में पहला गाना मिला। तो इनकी गाड़ी जो वहां से चालू हुई ये फिर कभी रुकी नहीं। इनके इनिशियल डेज में इनको जो मशहूर डायरेक्टर है विमल रॉय, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब ये इनका इंटरव्यू देखा ना मैंने एक, तो उसमें ये विमल रॉय का जब जिक्र कर रहे थे ना तो ये रोने लग गए थे सच में, कि उन्होंने एक बाप की तरह सपोर्ट किया है इनका वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। किसी रीजन की वजह से वापस कार मैकेनिक का काम करने के लिए जाने वाले थे, पर विमल रॉय ने इनको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई तू कुछ भी कर, तू वहाँ नहीं जाएगा, वो कार मैकेनिक का काम तू नहीं करेगा, चाहे तू यहाँ गाने लिख मत लिख, पर तू मेरे साथ रहेगा। कह लीजिए कि विमल रॉय इनको हाथ पकड़ के लेके आए बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में। और हमारी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई एक पर्सन जरूर होता है जो हमें हमारे बुरे दिनों में या फिर कह लीजिए कि हमें अच्छे दिनों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल हाथ पकड़ के हमें खींच लेके आता है उस बुराई से कि भाई छोड़ इस बुराई को यार, आगे बढ़। तो कभी ऐसे मौकों को हमें छोड़ना नहीं है। पढ़ना लिखना इनका बचपन से पैशन था। पढ़ना लिखना मतलब वो नहीं जो हम कर रहे हैं, ये वाला पढ़ना लिखना अलग है। और जो साहित्यिक पढ़ना लिखना होता है ना, दिमाग की उपज को कागज पर उतारना होता है, वो दुनिया अलग है। और वहाँ आदमी तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका पैशन हो उस काम में, उसके अंदर की आवाज़ हो। इनके अंदर भी पैशन कहाँ से जगा, जब ये स्कूल टाइम में थे। स्कूल टाइम से लेकर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं उस काम को, पढ़ते गए लिखते गए। उस ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा इस काम की डिमांड थी नहीं, तो ये मैकेनिक का काम भी कर रहे थे और पढ़ने लिखने का वो जो इनका लिखना होगा, जो इनकी कविताएं, शायरी, पोइट्स वगैरह जो लिख रहे थे, वो काम भी जिस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बनती थी ना, वहाँ से लेकर आज तक गुलजार जिंदा है भारतीय सिनेमा में। उनके गाने, डायलॉग्स, पटकथा, उनका निर्देशन, डायरेक्ट भी करी है उन्होंने बहुत सारी फिल्में। वैसे बाद में उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अपने काम के लिए, जिस काम को लेके वो हिंदी साहित्य में आए थे ना, लिखना। बाद में वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कविताएं बांग्ला में है ना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने लग गए। भोपाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की हेल्प करता है, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी, तो ये उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनको किताबें प्रोवाइड करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो रचनाएं हैं उनको भी हिंदी में ट्रांसलेशन करने का काम अभी वो कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने के लिए उन्हें फिल्मों को डायरेक्ट करने ही छोड़ दिया। पैसा और पहचान दोनों ही उनका मोटिव कभी नहीं रहे। पूरे दुनिया इन दोनों के पीछे तो भाग रही है। अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व कैसा है, कैसे रहते हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, कैसे काम करते हैं। व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा शालीन है। उनकी आवाज़ आपने सुनी होगी, शायद एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी जो उनकी आवाज़ में है, अगर वो आपने सुनी हो, अभी हम बहुत सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। खजाना है पूरा डिस्क्रिप्शन में यार हमारे वीडियोस की, तो आप देखा करो उसे, खजाने का यूज़ करो ना, फ्री में अवेलेबल है सब कुछ। अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की। कभी भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क में वो जीना पसंद करते ही नहीं है। कपड़े तक सफ़ेद पहनते हैं, और तो और घर पर भी कभी उनको दूसरे रंग के कपड़ों में किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। मतलब सफ़ेद कपड़े हर जगह, मतलब दिखावे वाली दुनिया से बहुत बहुत दूर। इस वीडियो की जब स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे सच में यार। कुछ ही लोग होते हैं जो आपको दिल तक छू जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और गुलजार साहब, इन दोनों की लाइफ हमने हमारे वीडियोस में दिखाई है, और सच में इन दोनों की लाइफ स्टोरी जो है ना, वो मुझे दिल तक छू के गई है यार। और इन दोनों के लिए मैं जब इनकी स्टोरीज लिखता हूँ, इनके बारे में पढ़ता हूँ ना, तो सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं उस टाइम कि यार क्या लाइफ थी, क्या काम किया है इन्होंने, कैसी जिंदगी जी है इन्होंने, कितनों के लिए इंस्पिरेशन है। 2009 में एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसका एक गाना था जय हो, जिससे ऑस्कर अवार्ड मिला था। मैं चौंक गया यार पढ़ के कि वो गाना भी गुलजार साहब ने लिखा था। खिताबों और शोहरत के नीली जरी वाले आसमान को छूते हुए गुलजार, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। ज़्यादा रचनाएं उनकी उर्दू में है, पर उन्होंने हिंदी, पंजाबी और बांग्ला में भी बहुत सारे अपनी शायरी और कविताएं वगैरह लिखी है। अब वो बात जिसका इंतजार आप अभी तक इस वीडियो में कर रहे होंगे कि आखिर संपूर्ण सिंह कालरा का नाम गुलजार कैसे हो गया। तो कोई भी कवि होता है ना, तो वो अपनी कविता में लास्ट में कुछ ना कुछ एक ऐसा वर्ड यूज़ करता है जो उसके लिए, वो स्वयं के लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये गुलजार वर्ड जो है लगभग ये खुद उन्होंने ही दिया है। संपूर्ण सिंह कालरा जो है, उन्होंने खुद के लिए ये गुलजार वर्ड चुना है। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की जो उन्हें उनके काम के लिए मिले।
2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2009 में जय हो गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा उन्हें कई बार बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लिरिकिस्ट, न जाने उन्हें कितने अवार्ड मिल चुके हैं ऐसे तो। गालिब के बाद में उर्दू शायरी को जनता के बीच में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाले गुलजार हैं। हिंदी और उर्दू को मिक्स करके जो जादू उन्होंने बिखेरा है ना, जिंदगी गुलजार हो गई है। अगर आप गुलजार साहब के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो उनके इंटरव्यूज की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उन्हीं वीडियो से डेटा निकालकर हमने इस वाले वीडियो को तैयार किया है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुलजार साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं सबसे पहले उनकी आवाज़ ही सुनी थी, उसके बाद में उनके बारे में पता किया सब कुछ मैंने। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है उसको आवाज़ दी है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इंतजार किस बात का, देख डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और भी जो हमारे भारत के सफल लोग हुए हैं, जो भारत की पहचान है, शान है, उनकी जो बैक स्टोरी है वो हम और भी लेके आने वाले हैं। तो अगर आप उस टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद।